पॉलिटी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो समझ आया। 96(1) के तहत जब आप बनाते हो ना, जब आप अपने नोट्स बनाते हो तो एक बॉक्स मेथड बनाया करो कि 96(1) के तहत क्या है कि जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो। ठीक है, आपने इतना लिखा। ठीक। तो क्या होगा, जो लोकसभा अध्यक्ष है वो सदन में भाग ले सकता है। पहला पॉइंट। ठीक है, सदन में भाग ले सकता है, उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है। दूसरा, वहां बोल सकता है। ठीक है, वहां बोल सकता है। मतदान भी कर सकता है, लेकिन प्रथमतः मतदान कर सकता है। ठीक है, वो निर्णायक मतदान नहीं कर सकता। निर्णायक मतदान नहीं कर सकता क्योंकि निर्णायक मतदान करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा के स्पीकर को होता है, मतलब अध्यक्ष को होता है। अब वो अध्यक्ष पद पे नहीं हो, एज ए सदस्य है, एज ए सदस्य भाग ले रहा है वो। समझ रहे हो। तो ये है 96 का वर्ग। एक मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर। अच्छा, अगर मैं सिर्फ पूछूं आर्टिकल नंबर 94 क्या है। हाँ बताइए। 94। अध्यक्ष को हटाए उसमें अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। हाँ भाई, अंजलि सही है। सर अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं है तो उसको मतलब हटाने की प्रक्रिया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। हटाने की प्रक्रिया, त्यागपत्र वाली बात कहाँ है। हाँ सर, उसको वो अगर भी पहला 94 के कौन। आने से पहले 14 दिन पहले वो दिया जाता है क्या बोलते हैं उसको, कि तुमको इस पद से हटाया जा सकता है करके 14 दिन पहले उनको एक पत्र दिया जाता है। 14 दिन पहले क्या दिया जाता है। नोटिस पीरियड। तो नोटिस दिया जाता है 14 दिन पहले, किसको, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का। तो 94 का वन क्या है। अगर 94 ये है तो 94 का वन क्या है। तो सर 94 का वन ये है कि अगर अध्यक्ष अपने मन से या फिर स्वेच्छा से क्या करेगा, त्याग पत्र देगा, तो वो उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो उसका ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब तक सदन में विराजमान है या उसको लोकसभा का अध्यक्ष है, हम्म मतलब उसका सदस्य है तब तक के लिए कि सर इसकी लैंग्वेज इतनी टफ लग रही है जैसे कभी पढ़ा ही नहीं होगा। तभी तो बोल रहा हूँ इसको रेगुलर पढ़ा करो, ऐसे कैसे चलेगा काम है। या तो फिर इसको अपनी भाषा में लिखना होगा। जो आर्टिकल नंबर 94 है ना, ठीक है, पहले 94 देखो। आर्टिकल नंबर 94, लोकसभा या लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का त्यागपत्र, ठीक है, और उनका पद से हटने का प्रावधान कर। ठीक है, लोकसभा, आप ऐसे याद रखो ना, 93 में लोकसभा के अध्यक्ष का पद पे रहना या पद पे नियुक्त होना है, निर्वाचित होना है। और 94 में अध्यक्ष पद से हटना है। ठीक है, एक आर्टिकल बाद लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का त्यागपत्र
ठीक है। और पच्युति मतलब पद से हट जाना की प्रक्रिया का प्रावधान, की प्रक्रिया का प्रावधान। ठीक है, ये हो गया 94 आर्टिकल। अब 94 का वन की बात करूं तो 94 का जो वन है ना, 94 का वन क्या कहता है? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है, ठीक है, नहीं एक मिनट हो गए, 95 आर्टिकल क्या था? वो नहीं लिखा है। 95 नहीं लिखा था मैंने? नहीं, 94 का वन है कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मैंने 95 लिखा है नहीं था आपको? नहीं। अच्छा, वो कौन सा आर्टिकल था कि जब लोकसभा मान लो डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है, तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो अपना पद नहीं छोड़ेगा जब तक नई लोकसभा की 90 प्रथम 90 बैठक नहीं होगी। वो भी 94 में ही लिखा है। जब तक नए प्रथम बैठक नहीं बन जाती नई सभा की, नई सभा। 94 में है। कि मतलब लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु कार्यकाल खत्म होने या लोकसभा का विघटन होने के पश्चात भी वो अपने पद पर बना रहता है। यही तो है 94 का कॉ। सर नहीं, ये सिर्फ 94 है। नहीं सर, 94 94 में है। तो आपने 94 में तो आपने सिर्फ ये लिखा है कि पद रिक्त कर सकता है। तो जब तक लोकसभा की प्रथम बैठक के नए अध्यक्ष को ना चुना जाए तब तक तो बना रहता अन्यथा उन्हें अपने पद रिक्त करने होते हैं। ठीक है, है। ठीक है। समझ ही नहीं आ रहा, सब लग रहे हैं एक जैसे। हैं, सब 94 एक कुछ जैसे ज्यादा हैं। बड़ा नहीं है। तो 94 कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, उसी में ये ये भी भी है 94 है, ये सदस्य 94 है, 94 94। उसमें ये भी है सर, लोकसभा और लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो छोड़ सकता है, सदस्य अगर सदस्य नहीं है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। और उसमें ये भी है कि 14 डेज का नोटिस पीरियड भी देना पड़ेगा। और उसमें ये भी है कि अगर 5 साल तक जो लोकसभा का कार्यकाल है ना खत्म नहीं होता तब तक वो उसको तब तक वो स्पीकर ही रहेगा करके, जब तक प्रथम बैठक नहीं हो जाती। तो वो 94 का जो कॉ है वो भी यही बात कह रहा है कि लोकसभा या लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का त्यागपत्र, पदच्युति और प्रक्रिया का प्रावधान। तो उसमें प्रक्रिया भी जोड़ी थी ना हमने कि 14 दिन से पूर्व सूचना दे के वो क्या कर सकता है, पद को रिक्त कर सकता है। ठीक है, नहीं इसमें एक आर्टिकल आता है 96 का वन, ये क्या था? तो इसमें तो वही था ना अध्यक्ष जो और हमने उपाध्यक्ष को पहले पद किया से था हटाने का कि संकल्प लोकसभा के विचाराधीन हो, तब वह सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा, किंतु उसे लोकसभा में कार्यवाही में भाग लेने, लोकसभा में हाँ बोलने। अच्छा ठीक है, ये तो 96 था ना। ठीक है। हम्म, अब एक आता है आर्टिकल 95, मैंने लिखा है नहीं ना वो। हम्म। सर मतलब सिर्फ 94 दे दिया उसने कभी कि 94 में क्या है, इसमें ये सारी चीजें। हाँ, उसके वो है ना, खंड है वो। खंड का है 94, ये वो भी 94 है, ये भी नहीं वो 94 खंड है। में ही है, सिर्फ खंड में ही है वो। मैंने लिखा ही नहीं होगा आपको ना, लेकिन है उसी में वो। उसको हटाए जाने का जो संकल्प है ना मुख्य, वो 94 में है। ठीक है, अब वो त्याग पत्र दे या वो उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या उसको हटाया जाए, तीनों चीजें उसी में आ जाती है ना। मतलब हटाए जाने का प्रावधान जिसे बोल सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब जो एक 95 भी याद रखो फिर। 95, देखो इसको ना सीरियल से याद करना। 93 क्या है?
लोकसभा अध्यक्ष और और उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष। का चुनाव। और उपाध्यक्ष, ठीक है, उनके मतलब नियुक्ति जो भी है, निर्वाचन, ठीक है। फिर आता है 94। 94 में इनका त्याग पत्र और पदच्युति, ठीक है। अब आता है 95। मान लो 95 में क्या होता है, केस 1, जब लोकसभा का अध्यक्ष पद पर न हो तो क्या होगा, तो उसकी जगह पे अध्यक्षता कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष। क्लियर हो गया। जब वो पद पर ना हो तो उसकी जगह पे अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा। लेकिन जब वो भी पद पर, मतलब वो भी उस टाइम पे ना हो, उपाध्यक्ष भी ना हो, फिर कौन करेगा, बताइए। अब उसमें ऑप्शंस आएंगे आपके पास कि सबसे बुजुर्ग करेगा या कोई और करेगा, समझ लो। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है, आपको याद रखना है, उसमें आपको एक वर्ड याद रखना है, ऐसा व्यक्ति करेगा, ऐसा व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति, ठीक है, इस प्रयोजन के लिए, इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करेगा, समझे। मतलब जब वो अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तब राष्ट्रपति किसी भी एक व्यक्ति को इस काम के लिए नियुक्त कर सकता है, समझे। ये है आर्टिकल नंबर 95। इसको लिख लो पहले। ये एक मिनट, एक मिनट, हमने पिछली बार अध्यक्ष के अधिकार कितने लिखे थे, कहाँ तक लिखे थे, ये बताओ मुझे पहले। लोकसभा अध्यक्ष का कोरम पूरा न होने पर वो उसको स्थगित कर सकता है। पहले इसको लिख लो यार, इसको रख, इसको फिर लिखते हैं। पहले इसको खत्म करो, ये बहुत है अभी। इसको अभी पेंडिंग में रखो, 95 अभी करा देंगे। मैंने आपको पिछली बार लिखाया था, पहला कि वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा, शांति व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की है, ठीक है। अगर कोई शांति व्यवस्था नहीं बनाता तो वो किसी को निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। तीसरा, वह दल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है, ठीक है, कि कौन अयोग्य है नहीं है वही निर्णय करता है। अगला, वह पदेन सभापति होता है संसदीय समूहों का, है ना, भारतीय संसदीय समूह का पदेन सभापति के रूप में, ये लिखाया था, नहीं लिखाया था ना। सदन की कार्रवाई स्थगित कर सकता है, ये मैंने लिखाया था, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो है वो है संयुक्त अधिवेशन। अभी हम मोटा मोटा पढ़ेंगे, इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है जब लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ अधिवेशन होता है, एक ही छत के नीचे, ठीक है, तो उसे कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूं कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का सभापति नहीं करता है, समझ गए। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता
लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, लिखो पहले से, उसी के नीचे पॉइंट जोड़ना। संयुक्त अधिवेशन ब्रैकेट में लिखो लोकसभा और राज्यसभा का की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो इसको टॉपिक वाइज याद रखना। ठीक है, जैसे इसमें संयुक्त अधिवेशन हो गया। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है मनी बिल, जिसे बोलते हैं धन विधेयक। तो धन विधेयक पे इसका क्या अधिकार है? धन विधेयक पे लोकसभा अध्यक्ष का ये अधिकार है, लिख दिया। देखो, धन विधेयक पर लोकसभा स्पीकर का यह अधिकार है कि जब धन विधेयक धन विधेयक धन विधेयक पहले लोकसभा अध्यक्ष के पास आता है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, धन विधेयक नाम से कोई विधेयक आया तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाएगा और अध्यक्ष ही निर्णय करेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, तो लिखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टिकल 101, 100 ब्रैकेट 1। क्या कहता है आर्टिकल, ध्यान समझो। ये वही है जो मैंने आपको बताया था, कास्टिंग वोट। इसकी हेडिंग होगी कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब होता है निर्णायक मत। ठीक है, तो जब लोकसभा का अध्यक्ष एज ए अध्यक्ष होगा, ठीक है, जब वो अध्यक्ष के रूप में होगा, तो अध्यक्ष कभी भी प्रथमतः मतदान, मतलब पहले ही मतदान नहीं करेगा। समझ रहे हैं? वो हमेशा मतदान तब करेगा जब टाई हो जाए, ड्रॉ हो जाए। समझ रहे हैं? दोनों के वोट बराबर हो जाएं,
वो तभी मतदान करेगा और उसके मतदान को फिर बोलेंगे कास्टिंग वोट। उसके मतदान को क्या बोलेंगे? कास्टिंग वोट, जिसे बोलेंगे निर्णायक मतदान। और अगर अगर टाई नहीं हुआ, दोनों के वोट बराबर नहीं हुए, तो लोकसभा अध्यक्ष मतदान नहीं करेगा। समझे मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर टाई नहीं हुआ तो लोकसभा अध्यक्ष मतदान नहीं करेगा। वो मतदान तभी करेगा जब टाई होगा। ठीक है, और पहले तो कभी नहीं करेगा वो मतदान। ठीक है, लेकिन जब उस पे कुछ प्रक्रिया चल रही थी, है ना, 96 के वन में हमने पढ़ा था, उस पे कोई प्रक्रिया चल रही है अगर, तो वो सदन में बैठता है तो वो एज ए सदस्य बैठता है, ना कि अध्यक्ष बैठता है। तब वो तो मतदान करेगा। है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? अरे समझ आ रहा नहीं आ रहा, ये बताओ मुझे। अंजलि, जी सर। आ रहा समझ? कोई पर कंफ्यूजन सर, है? ने आर्टिकल 96 का 1 तो ये बोल रहा है ना, कुछ और ही बोल रहा हो तो। कुछ और बोल रहा है? अभी मैंने आपको 96 का वन ही तो बताया था। हाँ सर, हमने उसमें ये भी तो लिखा है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है ना, उसे बोलने का अधिकार है, बोलने और प्रथमतः मतदान करने का अधिकार होता है, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में वो माने कि वो वो मतदान नहीं कर सकता है, कास्टिंग वोट नहीं कर सकता है। अरे तो आप समझो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। वो तब की बात है जब उस पर कार्रवाई चल रही है। अभी कार्रवाई थोड़ा ना चल रही है, अभी तो मैं उसके पद की बात बता रहा हूँ। अरे, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? हाँ सर, जब समझ उस में पे आ गया कार्रवाई वो। चल रही है तो वो एज ए अध्यक्ष काम नहीं कर रहा भाई। वो एज ए सदस्य भाग ले रहा है सदन में। समझ रहे हैं? अभी वो एज ए अध्यक्ष भाग ले रहा है, और जब वो अध्यक्ष है तो निर्णायक मत देगा। ठीक है, समझ आया? काजल, समझ आ गया? आप उसमें ही डिफरेंस नहीं समझ पा रहे। अंजलि, समझ आया है क्या बोला मैंने? जी सर। मैं कह रहा हूं जब वो अध्यक्ष होगा तब वो निर्णायक मत देगा, प्रथम तो मतदान नहीं करेगा। लेकिन जब उस पर कार्रवाई चल रही है तो वो एज ए सदस्य भाग लेगा, अध्यक्ष भाग थोड़ा ना लेगा। तब वो प्रथम मतदान करेगा, निर्णायक मतदान नहीं करेगा। ठीक है, सर आवाज कट के आ रही। चलो पहले इसको लिखो। लिखिए, अनुच्छेद 100 (1) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर रहते हुए प्रथमतः मतदान में भाग नहीं लेता, किंतु किसी प्रश्न पर, आवाज कट कट के आ रही है, प्लीज करती। हाँ लीव करके ज्वाइन करो, किंतु किसी प्रश्न पर सदन में पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में किसी प्रश्न पर सदन में पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में वह निर्णायक मत या कास्टिंग वोट देता है। सर ये लाइन क्या बोली आपने? बता रहा हूं, किंतु किसी प्रश्न पर सदन में
अनुच्छेद अनुच्छेद 101 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष प्रथमतः मतदान में भाग नहीं लेता। किंतु किसी प्रश्न पर सदन में पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में वह निर्णायक मत या कास्टिंग वोट देता है। ठीक है। अब देखिए, कोई भी चीज सदन में, चौथे पॉइंट की बात करेंगे, कोई भी चीज सदन में बिना लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के नहीं आ सकती, या कोई भी चीज बिना लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई भी, जैसे मान लो, जब सदन चलता है तो ऐसा नहीं होता है कि जिसके मन में जो आया उसने वो बोल दिया। पहले ही आपको अपने प्रश्नों को, ठीक है, सदन में देना होता है। तो जो प्रश्नों को स्वीकार और अस्वीकार करने का अधिकार जो होता है वो लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष के पास होता है। समझ रहे हैं कौन सा सवाल पूछना है, कौन सा नहीं पूछना। पहली बात। दूसरी बात, किसी भी प्रस्ताव को, ठीक है, किसी भी प्रस्ताव पर मतदान करना है नहीं करना है, इसका भी अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। क्लियर हो गया? और तीसरा होता है जो एक इम्पोर्टेंट है, जिसे बोलते हैं काम रोको प्रस्ताव। व्हाट इज काम रोको प्रस्ताव? जानता है कोई? काम रोको प्रस्ताव ही स्थगन प्रस्ताव है। इसको जरा ध्यान से समझो। काम रोको प्रस्ताव क्या होता है? काम रोको प्रस्ताव होता है कि मान लो सदन की कोई कार्रवाई चल रही है नॉर्मली, और विपक्ष आके हल्ला कर दे कि जिस मुद्दे पे तुम बात कर रहे हो ये अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है, ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा कुछ और है। ठीक है? तो संसद की मौजूदा कार्रवाई को रोककर जब अति आवश्यक और गंभीर सार्वजनिक मुद्दे पर तुरंत चर्चा की जाती है, ठीक है, और अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो काम रोको प्रस्ताव होता है। ऐसे में ज्यादातर विपक्ष पावरफुल होता है। समझ रहे हैं? जब विपक्ष पावरफुल होगा, विपक्ष की बात में दम होगा, तभी लोकसभा अध्यक्ष काम रोको प्रस्ताव पर मंजूरी देगा, वरना नहीं देगा। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष भी रूलिंग पार्टी का ही होता है, पता है ना सबको। ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर नहीं, 99%। तो जब वो रूलिंग पार्टी का है तो विपक्ष की बात सुनेगा नहीं। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए, तो काम रोको प्रस्ताव को लाने का, जो उस पर निर्णय करने का अधिकार भी किसका है? लोकसभा के अध्यक्ष का है। समझ आ गया? ज्यादातर तो काम रोको प्रस्ताव हर बार लाया जाता है, ठीक है, सरकार की विफलता को दिखाने के लिए कि भाई ये मुद्दा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मुद्दा इम्पोर्टेंट है। समझ गए? लेकिन
लोकसभा अध्यक्ष उसे एक्सेप्ट नहीं करते। समझिए, लिखिए जरा इसे। इसमें लिखिए, लोकसभा अध्यक्ष के पास सदन में पूछे जाने वाले प्रश्नों लोकसभा अध्यक्ष के पास सदन में पूछे जाने वाले प्रश्नों को स्वीकार और अस्वीकार करने का अधिकार होता है। स्वीकार और अस्वीकार करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट, इसी में लिखना है, विभिन्न विधेयकों पर मतदान कराने का अधिकार भी विभिन्न विधेयकों पर मतदान कराने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष का होता है। सर विभिन्न विधेयकों पर मतदान करने कराने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ठीक है, अगला लिखिए, काम रोको प्रस्ताव भी लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही पारित हो सकता है, पेश हो सकता है। नीचे से काम रोको प्रस्ताव लिखो ब्रैकेट में, ओ सॉरी, हेडिंग में। मैं उसका डेफिनेशन लिखा देता हूँ, बात के लिए काम आएगा तुम्हारे। काम रोको प्रस्ताव, जिसे स्थगन प्रस्ताव भी कहते हैं, काम रोको प्रस्ताव जिसे स्थगन प्रस्ताव भी कहते हैं, यह संसद की मौजूदा कार्रवाई को रोककर यह संसद की मौजूदा कार्रवाई को रोककर किसी अति आवश्यक गंभीर और सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर तुरंत चर्चा करने का एक संसदीय साधन है। यह प्रस्ताव मुख्य रूप से विपक्ष द्वारा
मुख्य रूप से विपक्ष द्वारा सरकार की विफलता उजागर करने के लिए लाया जाता है। सरकार की विफलता उजागर करने के लिए लाया जाता है। आपको पता होना चाहिए, जब सदन की कार्रवाई चलती है तो हर चीज रिकॉर्ड होती है। ठीक है। जब हर चीज रिकॉर्ड होती है तो वो जो लोकसभा का स्पीकर है उसका ही काम होता है कि मान लो कोई अशिष्ट भाषा का प्रयोग हो गया। ठीक है, किसी अशिष्ट भाषा का प्रयोग हो गया सदन में, गाली गलौज हो गई, कुछ हो गया, तो सदन की कार्यवाही से, ठीक है, सदन की कार्यवाही से उस शब्द को निकालना, उस अशिष्ट भाषा को निकालने का अधिकार भी किसके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। समझ रहे हैं? उसको निकालने का आदेश कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष देगा। उस शब्द को निकालने का, आदमी को निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग गलत सुनते हो सुबह सुबह, नींद में तो नहीं हो ना? सही सुन रहे हो? सदन की कार्यवाही से ऐसे शब्दों को निकालने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय और अशिष्ट समझा जाता है जिन्हें। ठीक है, लिखो, क्योंकि हर चीज रिकॉर्ड होती है। आपने जो क्लिप्स देखी होंगी संसद की, वो सब रिकॉर्ड होता है। समझ रहे हैं? आगे इसका प्रभाव गलत ना पड़े, इसलिए अशिष्ट भाषा को वो वहां से निकाल देते हैं। लिखिए, लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही में लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है। ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जिन्हें असंसदीय और अशिष्ट समझा जाता है। निकाले जाने का आदेश दे सकता है जिन्हें असंसदीय और अशिष्ट माना जाता है। ठीक है। अच्छा, 79 के तहत संसद के तीन भाग हैं। राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति है। ठीक है। लोकसभा जो है और राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति को लोकसभा के लिए कुछ संदेश देना है तो वो सबको बुला बुला के तो बोलेगा नहीं। समझे मेरी बात? तो आप एज ए क्लास मॉनिटर समझो लोकसभा के अध्यक्ष को। समझे? तो जो प्रिंसिपल है, राष्ट्रपति है, वो अध्यक्ष को बोलेगा और अध्यक्ष फिर राष्ट्रपति का संदेश कहाँ बोलेगा? लोकसभा में बोलेगा। समझे मेरी बात? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार जो होता है वो राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के बीच होता है। समझे? इन दोनों के बीच का मीडिएटर कौन है? लोकसभा अध्यक्ष है। क्लियर हो गया?
लिखो फिर। संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार। संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार सारा पत्र व्यवहार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही होता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही होता है। इस प्रकार वह इस प्रकार वह सदन तथा राष्ट्रपति के बीच विचार विनिमय का माध्यम होता है। विचार विनिमय का माध्यम होता है। ठीक है। अच्छा, स- मान लो लोकसभा में बहुत सारी समितियां बनती हैं। संसद की बहुत सारी समितियां होती हैं और ये कुछ समितियों का पदेन अध्यक्ष भी होता है या पदेन सभापति भी होता है। पदेन का मतलब जब पदेन वर्ड आएगा तो पदेन वर्ड का मतलब ये समझना कि जैसे ही आप उस पद को धारण करते हो आप ऑटोमेटिकली उसके अध्यक्ष बन जाते हो। जैसे जैसे ही उपराष्ट्रपति बनता है वो पदेन सभापति है राज्यसभा का, है ना। पदेन वर्ड कब आता है? जब वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऐसे ही जैसे ही लोकसभा का सभापति बनता है, सॉरी, लोकसभा का अध्यक्ष जैसे ही वो बनता है वैसे ही वो पदेन अध्यक्ष हो जाता है कुछ समितियों का। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं एक नियम समिति। ठीक है। नियम समिति का सभापति कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है, तो वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है काजल, सब ठीक है? ऑल गुड? नींद के झोंके तो नहीं आ रहे? लिखो। लोकसभा अध्यक्ष संसद की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। जैसे नियम समिति। नियम समिति। चलो अब एक आखिरी पॉइंट। जैसे आपने देखा है दर्शक दीर्घा होती है एक लोकसभा में, जहाँ पे नीचे सदन चलता है ना उसके ऊपर। जैसे मान लो यहाँ नीचे सदन चल रहा है, इसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर में सदन चल रहा है तो उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में पत्रकार बैठे होते हैं या यहाँ गेस्ट बैठे होते हैं।
अब उन गेस्ट में कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। अगर आप अप्लाई करते हो कि मुझे सदन की कार्रवाई देखनी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो आपको और पत्रकारों को अनुमति देने का अधिकार किसको है? कि भाई सदन की कार्रवाई में आप बैठेंगे, ये अनुमति देने का अधिकार भी लोकसभा के स्पीकर को है। समझ रहे हैं? तो अगर लोकसभा के स्पीकर आपके अच्छे पहचान के हैं, तो आपको मिल जाएगा आराम से, है? मिल जाना चाहिए फिर, ठीक है? तो लोकसभा में प्रेस प्रतिनिधियों और जो मेहमान हैं, उनके उनके जो उनका जो निमंत्रण है, उसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में है। क्लियर है? लिखो। सदन में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के आगमन को या प्रवेश को लोकसभा अध्यक्ष नियंत्रित करता है। लोकसभा अध्यक्ष नियंत्रित करता है। ठीक है? तो ये जो है, ये हो गए आपके मुख्य रूप से उसके अधिकार, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के। अब हम बात कर रहे थे आर्टिकल नंबर 95 की, कर रहे थे। क्या बताया था? 95 बताना अंजलि, तुम भूल बहुत जल्दी जाते हो। क्या बोला था अभी? लोकसभा अध्यक्ष पद पर नहीं होता है, तो मतलब उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष करेगा। ऐसे व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति मतलब नियुक्त कर सकता है। बीच की लाइन खा गई। मैंने कहा, जब लोकसभा का अध्यक्ष का पद रिक्त हो, ऐसी स्थिति में या उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष पद को धारण करेगा, ठीक है? लेकिन, ठीक है, ध्यान से देखो, जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो फिर उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष पद धारण करेगा। लेकिन जब ये भी अनुपस्थित हो, ऐसा नहीं कि सदन का कोई भी वरिष्ठ सदस्य करेगा, ठीक है? ये वो करेगा जो जिसे राष्ट्रपति अध्यक्षता करने के लिए कहेगा। कुल मिला के सीधी सादी बात यह है कि राष्ट्रपति जिसको संचालन करने का अधिकार देगा, जिसको बोलेगा, जिसको भी बोलेगा, वही अध्यक्षता करेगा। क्लियर है? लिखो आर्टिकल नंबर 95। इसमें लिखिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त होने पर पद रिक्त होने पर लोकसभा का ऐसा सदस्य, लोकसभा का ऐसा सदस्य
अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करता है। अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करता है जिसको राष्ट्रपति जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करता है। जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करता है। अच्छा, एक सवाल आ सकता है आपके पास कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना, लोकसभा का जो स्पीकर है या जो अध्यक्ष है, इसे लोकसभा के अध्यक्ष पद की शपथ कौन दिलाता है? अध्यक्ष पद की शपथ कौन दिलाता है? एनीवन, बताइए कौन दिलाता होगा इसको? हम्म। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। हाँ भाई, मुझे पहले ये बताओ, सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? किसको? सदस्यों को बताओ। लोकसभा का अध्यक्ष। नहीं, देखो, लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दिलाता है, और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इसको ध्यान समझना, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष पद की शपथ कभी लेता ही नहीं है। अध्यक्ष पद की कोई शपथ नहीं होती है। वो शपथ अध्यक्ष पद की इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो राष्ट्रपति के द्वारा पहले ही सदस्य पद की शपथ ले चुका होता है। समझ आया? सदस्य पद की शपथ वो पहले ही ले चुका होता है, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ वो नहीं लेता। समझ आ गया? लिखिए, पहले हेडिंग लिखो, लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ। इसमें लिखिए, ध्यातव्य है कि ध्यातव्य है कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होता है। निर्वाचित सदस्य होता है और वह लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। और वह लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है।
इसी कारण उसे लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में अलग से कोई शपथ नहीं दिलाई जाती। अलग से कोई शपथ नहीं दिलाई जाती। ठीक है। अब अगर बात करें वेतन की, तो वेतन मैं बताऊंगा नहीं कितना होता है, क्या होता है, वो छोड़ो, वो तो नहीं आएगा कभी। ठीक है। मुख्य क्या आएगा? मुख्य आएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, ठीक है, इन दोनों का वेतन समान होता है। ये आपको याद रखना है कि इन दोनों का वेतन समान होता है। दूसरी बात, जो लोकसभा राज्यसभा का सभापति होता है, ये कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति ही होता है। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है किसका? राज्यसभा का। लेकिन मैं बात कर रहा हूं राज्यसभा के सभापति का वेतन, इसीलिए उपराष्ट्रपति के तौर पर उसका कोई वेतन नहीं होता। समझे मेरी बात? उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के तौर पर वेतन ग्रहण नहीं करता है। ये चीज दिमाग में डाल लो अपने। वह वेतन ग्रहण करता है सिर्फ राज्यसभा के सभापति के रूप में। समझ आ गया? तो अगर एग्जाम में आया कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता है, उसका वेतन होता है, और वो वेतन ग्रहण करता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। क्लियर हो गया? लिखो। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का वेतन समान होता है। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का वेतन समान होता है। समान होता है। ज्ञात हो कि उपराष्ट्रपति अपना वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में ग्रहण करता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में।
ठीक है, चलिए जब करंट अफेयर देखो, कल मैंने बताया था एक बिलफूड 2026 कहाँ हुआ, जिसमें भारत ने भाग लिया, दुबई। दुबई में। ठीक है, अच्छा एक आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जो भारत की अ, वो रहने वाली है अनुमानित जीडीपी, एक मिनट, आर्थिक सर्वेक्षण 2025, पहले सवाल लिखो मैं बताता हूँ। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2000 करंट अफेयर में 25-26 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी दर, सॉरी, वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है, वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है। ठीक है, तो आप ना एक चीज, हिंट वो कोडिंग बता रहा हूँ, आप 25-26 याद रखोगे ना, तो आप 25 से पहले वाला 4 याद रखना, और 26 से बाद वाला 6 के बाद वाला 5 से पहले वाला 6 के बाद वाला 7 याद रखना। ठीक है, और इन दोनों को रिवर्स कर देना, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 4। ठीक है, तो कितना परसेंट, 7.4%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7.4%। ठीक है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, अभी वहां पे एक हादसा हुआ था ना जिसमें उप मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई थी, क्या नाम था। अरे, हैं बताओ भाई, आप लोग करंट अफेयर्स में कुछ ध्यान ही नहीं रखते मतलब है। नीलू क्या हो गया, सीधे बैठो। अजीत पवार, सुना नाम, पवार नहीं बोल रहा हूँ, पवार बोल रहा हूँ, अजीत पवार जो कि हाँ, कुछ नहीं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, उनकी एक विमान दुर्घटना में अभी हाल ही में मृत्यु हुई। ठीक है, ये एनसीपी के नेता थे। ठीक है, और इनकी जगह पर इनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, याद रख लो नाम, सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना गया, और इसलिए उन्हीं को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो ये हो गई
महाराष्ट्र की पहली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। समझ आ गया? लिखिए, सवाल लिखिए। हाल ही में, अभी बनी नहीं सर, ये बनेंगी, लिखो। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनेंगी? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल भी है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, चलो सवाल लिखो, मैं लिख रहा हूँ। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, BWF, एथलीट्स कमीशन की नई अध्यक्ष कौन बनी? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन की नई अध्यक्ष कौन बनी? तो ये अध्यक्ष भारत की एक महिला खिलाड़ी हैं बैडमिंटन। बताइए किस किस को जानते हैं आप? बताइए। किसी का नाम नहीं जानते हो? उत्तराखंड से ही बता दो। मधुमिता बिष्ट। मधुमिता बेस्ट। PV सिंधु का नाम सुना है? तो PV सिंधु बनी है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन की नई अध्यक्ष। ठीक है, इसको याद रखना है। अच्छा, वेनुजुएला में कुछ हुआ था? बताएगा कोई? वेनुजुएला में कुछ हुआ था? कुछ बताएंगे आप लोग? हाँ सर, वहाँ के जो राष्ट्रपति है ना, उनको वो कर लिया था ना वहाँ, यूएस के ट्रम्प ने उसको उनको वो कर लिया था ना, क्या बोलते उसको। डिटेन कर लिया था। हम्म। हम्म, वेनेजुएला के पुराने राष्ट्रपति मादुरो, क्या नाम था? मादुरो को ट्रम्प साहब ने उनके घर से उठा लिया था। ठीक है, पता है ना? ये सुना ही नहीं? अंजलि, ऐसा लग रहा है जैसे सुना ही नहीं। क्या हो रहा है? हैं? राष्ट्रपति को उसके घर से उठा लिया है, समझ रहे हो बात को? और हम सोए हुए हैं, ऐसे कैसे चलेगा? मादुरो याद रखना बस, मादुरो। ये तो कब का सुना, कब का हो गया ये तो, कब हो गया है, था ये तो ये तो कब का हो गया, कब का जनवरी नहीं, में तो हो दिसंबर में ही हुआ गया। है। हाँ तो सर 27 दिसंबर। हम्म। तो मादुरो जो है वो राष्ट्रपति थे, और उनको US नेवी सील ने उठा लिया उनके घर से। तो उनकी जगह पे वेनेजुएला के नए कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बने? यूएस ट्रम्प खुद को घोषित कर दिया उसको वहां का राष्ट्रपति। नहीं नहीं, पहले करा था ना उस टाइम पे। नहीं नहीं, कुछ नहीं किया उसने अभी घोषित, इतना आसानी से घोषित नहीं कर पाएगा वो, पर यह है कि डिटेन किया है अभी। डेल्सी रोड्रिगेज, याद रखो। क्या नाम है? डेल्सी
रॉड्रिगेज, डेल्सी रॉड्रिगेज जो है वो नई कार्यकारी राष्ट्रपति बनी है वेनेजुएला की। तो आप ऐसा लिखिए पहले कि वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें अमेरिका द्वारा बंधक बना लिया गया। बंधक बना लिया गया। और अगला सवाल लिखिए, वेनेजुएला की नई कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बनी? लेडी है, ये वहां की इंटेलिजेंस सर्विस की हेड थी। सर ये वही है ना जिसकी हेल्प से ट्रम्प ने मादुरो को पकड़ा था? अब ऐसा कह नहीं सकते, मैंने ऐसा सुना नहीं कि इसकी हेल्प से हुआ कुछ। एकदम आगे नॉर्मल लॉयर है। एक इंडेक्स होता है जिसे कहते हैं नेम्बो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो नेम्बो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026, पहले बता दूं ये इंडेक्स क्या होता है। ये इंडेक्स में क्या होता है कि चार लोगों के परिवार का खर्चा किसी शहर में किसका सबसे ज्यादा होगा उसका अनुमान लगाया जाता है। जैसे मान लो चार लोगों का परिवार दिल्ली में रहता है तो उनका क्या खर्चा होगा। चार लोगों का परिवार लखनऊ में रहता है, उनका क्या खर्चा होगा। चार लोगों का परिवार मान लो शंघाई में रहता है तो उनका क्या खर्चा होगा। उस हिसाब से अनुमान लगाया जाता है इसमें। ये नया इंडेक्स है। तो इसमें जो सबसे महंगा शहर, जहाँ सबसे ज्यादा खर्चा लगता है, वो है जूरिच। अब आप इसको याद कर सकते हैं इससे कि जो होगा रिच वही रहेगा जूरिच। और जूरिच से कुछ याद भी आता है, किसका हेडक्वार्टर है जूरिच में? अब तुम यार छत देखने लग जाते हो हैं। कोडिंग नहीं पढ़ते हो ना, समस्या ये है। मैंने बोला था अमीर लोगों का गेम, अमीर लोगों का गेम फुटबॉल, फीफा का हेडक्वार्टर है जूरिच में। याद कौन करेगा? सही कौन से देश में? वही मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ है बताइए अब। मैंने बोला था ज्यादातर हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो जूरिच पहले स्थान पे आया है इसमें। ठीक है, भारत की रैंकिंग बताऊं आपको? मुंबई 445, बहुत पीछे है। गुड़गांव 450,
ठीक है, चलो लिखो। इसमें लिखिए नुम्बो, नुम्बेओ लिखो, नुम्बेओ, नुम्बेओ के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? दैट इज ज्यूरिच। नीचे से लिखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स चार लोगों के परिवार के औसत खर्चे को मापता है। औसत खर्चे को मापता है जिसमें भोजन, परिवहन, उपयोगिताएं और किराया शामिल है। हो गया? चलिए रिपीट करिए अब आप लोग। 10 मिनट दे रहा हूं आपको, याद करके बताइए जितना आज पढ़ा है।